नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार उन्होंने बाहरी मजदूर की जगह कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। आतंकियों ने कश्मीरी जोन के शोपियां जिले में एक कश्मीरी पंडित को अपना निशाना बनाते हुए गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस संगठन ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला कायराना हरकत है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अपराधियों और आतंकवादियों को सहायता और उकसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बता दें कि आतंकियों ने उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब वे शोपियां के चौधरी गुंड में बाग लगाने जा रहे थे। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक शोपियां के उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर आतंकियों की इस कायराना हरकत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीते एक महीने में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल और पुलिस ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। आतंकी इससे बौखला गए हैं, इसलिए वो नौजवानों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वो याद रखें कि युवाओं और स्थानीय लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों ने इस हत्याकांड को लेकर आतंकवाद का पुतला भी फूंका और जगह जगह पर प्रदर्शन किए। इस मसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनाएंगे, उससे पहले अभी सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव के पास, जो कि इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अब जो है साफ तौर पर दिखने लगा है कि कश्मीरी पंडित डर के साए में तो है ही, गुस्से में भी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है। क्या कुछ रुख है सरकार का? क्या चाह रहा है जम्मू प्रशासन या केंद्र सरकार की क्या तैयारी है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दे पाए? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा फिलहाल नहीं मुमकिन हो पा रही है केंद्र सरकार की या जम्मू कश्मीर जो यूटी प्रशासन है, फिलहाल सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। और यही वजह है कि घाटी के अंदर लगातार हत्याओं का सिलसिला, खास करके जो लक्षित हत्या है, टारगेट किलिंग है, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से मई और जून माह की बात करें तो लगातार टारगेट का सिलसिला जो था वो चला था। वहां पर लगातार हत्याएं हो रही थी, चाहे कश्मीरी पंडित हो जो पीएम पैकेज के तहत जो है वहां काम करने गए थे, या रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज थे जो जम्मू बेस्ड हैं लेकिन कश्मीर घाटी में वो काम करने गए हैं, उनकी हत्याएं हो रही थी। बाहरी राज्यों से काम करने आए जो मजदूर लोग थे, उनकी हत्याएं हुई। और वहीं कई कर्मचारी ऐसे भी थे जो बाहरी राज्यों से आकर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है आतंकियों ने किया और उनकी हत्याएं की। कहा जाए तो जो रजनी बाला थी, हालांकि वो सांबा की रहने वाली थी लेकिन घाटी में वो कार्यरत थी, तो उनकी हत्या की गई। वहीं पीएम पैकेज के तहत जो राहुल भट्ट थे, उनकी भी हत्या जो है आतंकियों ने की। और उसके बाद हालांकि सुरक्षा बलों ने कार्रवाई जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी जब चाहते हैं तब उनके वो आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। और आज भी ये जो मामला देखने को आया है, शोपियां का इलाका है, वहां पर आतंकियों ने उन्हीं के घर में हत्या कर दी, पूरन कृष्ण की हत्या कर दी। हालांकि उनका परिवार जो है जम्मू के मुठी इलाके में रहता है। जब उनको पता चला तो परिवार में मातम पसर गया। लगातार जब इसी को लेकर जब पीएम पैकेज के तहत जो कर्मचारी वहां पे लगे हुए थे, वो पिछले 153 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको स्थानांतरित किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाए, घाटी में अभी माहौल जो है वो शांत नहीं है और आए दिन हत्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। और इसी को लेकर कहा जाए तो कश्मीरी पंडित समुदाय जो पीएम पैकेज के दौरान वहां लगा हुआ था, वो प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी तो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं उनको फिर डर सताने लगा कि अगर अभी भी सरकार जिस प्रकार से दबाव बना रही है कि आप वहां पर जाके काम कीजिए, बायोमेट्रिक जो है लगाने के लिए कहा गया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। पिछले 4 से 5 महीने
हो चुके हैं, रिजर्व कैटेगरी के हो या पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे हैं, तो उनको उनके सैलरी जो है सरकार नहीं दे रही है। तो ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो दबाव बना रही है ताकि लोग जो है वहां पर जाके काम करें। लेकिन सबसे पहले सरकार को, खास करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना होगा कि अगर हम कश्मीरी पंडितों को या रिजर्व कैटेगरी के लोगों को वहां काम करने भेजते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पल्लवी, रविंद्र, बीच में ऐसा भी हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बैठक की थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसके बाद कई कश्मीरी पंडितों को घाटी से हटाकर अलग जगह बसाया गया था। तो अभी क्या जानकारी मिल रही है कि फिर से इस तरह का कोई कदम उठाने की आवश्यकता है? क्योंकि वाकई में ये टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है और 90 का दशक लौट कर ना आ जाए, इसका डर सबको सता रहा है। देखिए पल्लवी, 90 का दशक जो है वो लगातार जिस प्रकार से टारगेट किलिंग जो है आतंकी कर रहे हैं, कहा जाए तो 90 के दशक जैसे हालात बनाने की कोशिशें जो है आतंकियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, आतंकवादियों पे नकेल जो है वो कसी है, लेकिन उस प्रकार से नहीं नकेल कसी गई है क्योंकि आतंकी पहले AK-47 का इस्तेमाल करते थे, उससे पता चल जाता था। लेकिन आतंकियों ने अपनी रणनीति या स्ट्रेटेजी कहें तो उसको चेंज किया। पिस्टल से हमला जो है ब्लैक पॉइंट से आप जाके बिल्कुल पास में जाके आतंकी जो है वो फायरिंग करते हैं और अपने टारगेट पे फायरिंग करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे में कहा जाए तो सुरक्षा बल जो है वो कहीं ना कहीं, ये सुरक्षा एजेंसियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो इन सब मामलों में फेल होती नजर आ रही है। लगातार टारगेट का सिलसिला जो है वो टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन लोगों की अगर बात करें, जो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं भय का माहौल जो है वो बना हुआ है। चलिए, शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार उन्होंने बाहरी मजदूर की जगह कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। आतंकियों ने कश्मीर जोन के शोपियां जिले में एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस संगठन ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला कायराना हरकत है। और इस मुद्दे पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही हैं, सुनाते हैं आपको। इससे साफ दिखाई देती है, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार कश्मीर के अंदर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे, हिंदू वोट बैंक की राजनीति का शिकार नहीं होगा। कहीं नॉर्मलसी नहीं दिख रही। आप देख लीजिए आज की घटना से ही कश्मीरी पंडित भाई यहाँ पर धरने पे हैं केवल इसलिए कि उनको सुरक्षित किया जाए, लेकिन कहाँ है सुरक्षा? उसके बावजूद और बड़े बड़े दावे सरकार के कि कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां बसाया जाएगा। किस प्रकार से बसाया जाएगा? क्या इस प्रकार से बसाया जाएगा? उनकी सुरक्षा कहाँ है? देखिए, सरकार सब जगह भाजपा की है, जिम्मेवारी भाजपा को लेनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि सरकार केंद्र में भी और यूटी सरकार भी भाजपा की है। तो भाजपा को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि वो कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फेल हुई है। ये उनको बात माननी पड़ेगी। वो बहुत इस वक्त घबराए और परेशान हैं और इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। सेना और पुलिस ने चारों तरफ सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है। बहुत जल्द ये साजिश करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी जमींदोज हो जाएंगे। सब 5 सरकारी जो है मुलाजिम उनकी टर्मिनेट, किस तरह देखते हैं इस कदम को? जो भी व्यक्ति आतंकवादियों का मददगार होगा, आतंकवादियों को शरण देने की जो भी सरकारी मुलाजिम कोशिश करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। देखिए, जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी देते हैं।
तो उसी कारण से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो एक बार पूरी छानबीन करके जिन लोगों को निकाला जा रहा है, ऐसा और बहुत कुछ करना बाकी है ताकि जो मिलिटेंसी को जड़ों से उखाड़ना और जीरो टॉलरेंस का जो एक चल रहा है उसमें तभी कामयाब हो पाएंगे। एक कश्मीरी पंडित को पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। जी। So anyone who has been identified? हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे आपको पता ही है कि TFF ने इसको क्लेम किया है, KFF ने इस पे कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम है, उसने क्लेम किया है। लेकिन हमारी ओर से अब हमारी ओर से अभी कुछ भी श्योर हम लोग अपनी ओर से नहीं बोलेंगे। जी, सिक्योरिटी तो यहाँ पे थी। एक हमारा जो गार्ड लगा हुआ है, ये जो छोटा सा क्लस्टर है, वहाँ पे जो हमारा गार्ड लगा हुआ है, वो गार्ड यहाँ पे। सर गार्ड भी है, आर्मी का कैंप भी 200 मीटर पे, हाँ, उसके बाद भी ये चीज हो रही है। हाँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही वो स्कूटर से कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूटर से लौटे थे, वो अकेले नहीं थे। सुबह सवेरे 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम अपने बागों में थे, तो ये लड़का यहाँ पे वहाँ से आया बाइक में, यहाँ खड़ा था, तो उसी वक्त हम बाग में हम सुने किलिंग हो गई है, बुलेट चली है। तो देखा जब यहाँ आए, यहाँ खून गिरा था, वहाँ खून गिरा था। इसके बच्चे जम्मू में हैं, बच्चे हैं, बीवी है, छोटा सा था ये, 40 ईयर्स ओल्ड था। वही क्या लग रहा है आपको, क्या वारदातें हो रही है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या होगा, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भी पंडित क्या सेफ महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त, क्या लग नहीं, आज तक दिस इज फर्स्ट टाइम सिंस 32 ईयर्स यहाँ किलिंग हुई, फर्स्ट टाइम सिंस 32। यहाँ पे हकीकत में जो हमारे नेबर्स थे या कुछ थे, वेरी कोऑर्डिनेटिंग, वेरी, क्या पता है कौन आया, किसने गोली मारी, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई तब से तो डर ही लगता था, तब से आते नहीं थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे बाग है तो कभी नजर देने आ जाते हैं यहाँ पे। तो कैसा इंसान था ये वाज अ वेरी नाइस फेलो, बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा। ये 12 साढ़े 12 के आसपास हमें खबर मिली, तो हमें मतलब यही बताया गया कि ये घर के गेट पे थे, तो जो उग्रवादी है कुछ बाइकों पे आके उन्होंने इन पे गोलियां चलाई और जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे वो अंदर ही बैठे हुए थे। तो फिर इनको हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे वो ब्रॉड डेड करार कर दिया। तो ये यहाँ कौन रहता है, जम्मू में कौन रहता है और वहाँ? हाँ, जम्मू में इनके बच्चे हैं, अभी इसका बच्चा स्कूल से वापस आया, कोवेंट्री स्कूल में पढ़ता है वो। इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वो 6th या 7th में पढ़ते हैं, तो और इनकी मिसेज है यहाँ पे। तो बच्चे और ये यहाँ, हाँ, यहाँ पे इनका वहाँ पर बाग था, ये बाग के सिलसिले में चले गए थे, जो एप्पल ऑर्चर्ड है। तो ज्यादा उधर ही रहते थे? नहीं, ज़्यादा इधर ही रहते थे, लेकिन कभी कभी वहाँ चले जाते थे। अच्छा, वहाँ पे मतलब बाग के लिए जाते थे? हाँ जी। और वहाँ और कौन रहते हैं उनका? और भी रिलेटिव रहते हैं। अच्छा, ब्रदर भी वहाँ रहता है? ब्रदर भी उधर ही है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से ये ऐसे टारगेट किया जा रहा है कश्मीर? देखिए, आपको तो पता ही है कि अभी तक कम से कम 40-42 थ्रेट लेटर्स आ गई है। हर किसी थ्रेट लेटर में वो पंडितों के खिलाफ ही वो होती है, तो इसलिए वहाँ पर जितने भी टेररिस्ट्स हैं, दे आर हेल बेंट कि वो हिंदू फ्री कश्मीर का जो उनका सपना है। तो अब हम मोदी जी से यही इल्तिजा करते हैं कि वो इस चीज़ को संजीदगी से ले लें और इससे निपटें। मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। देवेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। ये पहली दफा नहीं है सर, जब मैं जम्मू कश्मीर की स्थिति पर शायद आपसे बात कर रही होंगी या इस तरीके की हमारी बहस चल रही होगी। कब तक चलेगा ये सब? बहुत बड़े बड़े वादे आप लोगों ने कर दिए, सपने दिखा दिए, लगा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बाहर आ जाएगी, आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अब ये मत कहिएगा कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हम सफाया कर रहे हैं आतंकियों का घाटी से। पल्लवी जी, दुखद घटना है और बहुत ये जिस तरह से हमने पहले भी इस पर डिबेट की है, आपके साथ जम्मू वाली डिबेट मेरी हुई, और आपने पहले मुझे गाइड भी कर दिया कि भाई आप जो इस तरीके की बात नहीं रखेंगे। लेकिन मैं ये है कि सच्चाई जो है उसको तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के हालात जो थे और आतंकवादियों को जो वहां पनाह मिलती थी और एक सब उनका इस तरह वहां से कमर टूट जाता, उनका सफाया होगा,
जो बॉर्डर से आतंकवाद अंदर आता उस पर वहां हमारी मिलिट्री ने जिस तरह से काम किया है उससे हमारी फौज के डर की वजह से बाहर के आतंकवाद को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब जो अंदर आतंकवादी आते थे वो बॉर्डर पर उनकी सीमाएं धीरे धीरे घटती जा रही हैं और ये कम है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है प्रमुख साहब, आपकी आवाज आ रही है देवेंद्र जी। चलिए एक बार फिर से मेहमानों की फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार उन्होंने बाहरी मजदूर की जगह कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। आतंकियों ने कश्मीर जोन के शोपियां जिले में एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए पुलिस को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस संगठन ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला कायराना हरकत है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अपराधियों और आतंकवादियों को सहायता और उकसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बता दें कि आतंकियों ने उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब वे शोपिया के चौधरी गुंड में बाग लगाने जा रहे थे। एक बार फिर से मेहमानों की फोन लाइन पैच हो गई। बताइए देवेंद्र जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, मैं कमल जी अपनी बात पर आता हूँ। मैंने कहा इससे बड़ा कारखाना हरकत, इससे बड़ी और जो है कमजोर कड़ी हो नहीं सकती कि जिस तरह से वहां आज आतंकवादी हमला हुआ है, जिस परिवार पर जिस तरह से घटना घटी है, ये एक बड़ी बात है अपने आप में कि बहुत नजदीक से और बड़े हथियारों से न कर जैसे वहाँ AK-47 AK-56 का सिस्टम था वो खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ मिलिट्री और पुलिस अपना काम भी करती है और ये नजदीक से वार किया गया है। तो इसमें निश्चित जो है लोकलिटी भी कही जा सकती है, कहीं ना कहीं से आतंकवाद को जो कमर टूटी है उसको समर्थन देने का भी सिस्टम हो सकता है। लेकिन ये भी तय है, वहाँ का प्रशासन इतना स्थित है कि आने वाले कुछ घंटों में, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटों में परिणाम आपके सामने होंगे और उनको सजा दी जाएगी। और जिस तरह से ये कश्मीर में किया जा रहा है कि कश्मीर पंडित जो अपना दिल्ली में या इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जाकर बचे, वो कश्मीर में आकर अपना दोबारा से हिस्सा या अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जमीनें अपने बागान पर वो ना रह सके, इसलिए ये कारखाना घटना की जा रही है। और जो आतंकवाद को कश्मीर में पाल रहे थे जरा, वो मेन जो लोग हैं वो अंदर जा चुके हैं, लेकिन साइड में कहीं उनकी जो जड़ें बच रही हैं जिनको उखाड़ने का काम हमारी सरकार के साथ साथ हमारी फौजें, हमारी मिलिट्री वहां कर रही है। तो आने वाले समय में इसको बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाएगा। इस तरह की घटनाओं से डरा नहीं जाएगा, लड़ा जाएगा। कश्मीरी पंडित आज अकेला नहीं है। आप समझ रहे ना देवेंद्र प्रमुख जी, ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि डरा नहीं जाएगा, लड़ा जाएगा। जो वहां पर रह रहे हैं उनकी स्थिति आप समझ रहे हैं। ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम इस तरीके से आतंकवाद से लड़ेंगे। जिनके घर के सदस्य जा रहे हैं, मुखिया जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। आज जिनकी हत्या की गई, उनके परिवार वाले खुलकर मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनको डर है कि किसी और सदस्य को ना गोली मार दी जाए। पल्लवी जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए इस पर यह सफाई देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालात आपको पता थे, सैनिकों के साथ क्या होता था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति का भी आपको पता है, पूरा देश जानता क्या होता था। आज जिस तरह से मैं फिर कहता हूं कि आतंकवाद की कमर को तोड़ा गया है, उसकी रीढ़ को तोड़ा गया, उससे हताशा और जो जब जहर निकलता है ना किसी जहरीली चीज का, व्यक्ति हो सकता है कोई भी, या एक किस्म का सांप होना तो तड़पता है। ये तड़पन है आतंकवाद की, ये तड़पन है, उसका जहर निकल रहा है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद जड़ से खत्म होना है, इसके लिए दृढ़ संकल्प है भारत सरकार और भारत की फौज दृढ़ संकल्प के साथ वहां खड़ी है। एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, 130 से 35 करोड़ लोग कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं, चाहे देश के किसी कोने में रहे। मैं आपसे अगला मेरा सवाल यही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक एक रिएक्शन बाकी मेहमानों का भी लूंगी। सवाल छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए सर
कि ये जो दृढ़ संकल्प है आपका, ये संकल्प आपका है, पूरे देश का है, लेकिन इस संकल्प को पूरा करते करते कितने लोगों की बलि दे दी जाएगी, ये जरूर बता दीजिएगा। सुधा मिश्रा जी, स्थितियां आप क्या समझ पा रही हैं? ठीक है, पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं या सैनिकों के साथ जो व्यवहार हुआ करता था उसके बाद भी देवेंद्र जी ने रखी, इन तमाम परिस्थितियों में बदलाव आया, लेकिन जब जब एक एक जान जाती है तो सच में बहुत दुख होता है कि क्या बदला। हमने 370 हटा दिया, हमने बड़े बड़े वादे कर दिए, सपने दिखा दिए, लेकिन आज भी वहां पर लोग इसी तरीके से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। क्यों? किसी प्रांत की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आप और हम कहीं बैठ के बात करना और जो व्यक्ति वहां रह रहा है, जो उस जिंदगी को जी रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बात करना, दोनों बात में बहुत फर्क होता है। जब हम दिल्ली से बैठ के बातें बनाते बहुत हैं, संकल्प दिखाते बहुत हैं, और चुनावी रणनीति की तहत जब कोई बात होती है और जो व्यवस्था के अनुरूप बात होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको अगर गांव की जाके कुछ रिपोर्टिंग करनी है तो गांव में उतरना पड़ता है आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने कन्नन गोपीनाथन का नाम सुना होगा, जो 2018 बैच के आईएएस थे। 2018 में केरल में बाढ़ में काम करने के लिए गए थे और 2012 बैच के आईएएस थे, आपको मालूम है उनका नाम। कश्मीर में पोस्टिंग थी, इस्तीफा दिया। इस्तीफा का कारण क्या बताया कि आनन फानन में जिस 370 के नाम पे राजनीति की जा रही है, उसके बाद कश्मीर की हालत क्या की गई, उसके बारे में उनके कुछ अपने अंदेशे थे, कुछ उनकी अपनी राय थी, कुछ उनकी बातें थी, जो जनता से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था। वो उन बातों को करना चाहते। सोचिए, एक अधिकारी, जब कोई एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, अपने जिंदगी के सबसे बेहतरीन वर्षों को देता है बनने के लिए, और व्यक्ति को वहां से छोड़ना पड़े, तो आप सोच सकती हैं कि जो कथनी और करनी का अंतर है, उस व्यक्ति को वहां अधिकारी बनते हुए दिखाई पड़ा, तो उसने उसके विरोध में खड़े होके उसके पास उपाय क्या बचा कि वो अपने पद को छोड़े और उन वासियों के, उन लोगों की बातों को समझ सके, कर सके। तो यहाँ पे आपने देखा था पिछले 2 साल पहले, 2 साल की बात कर रही हूँ मैं, एक कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बना के जो करोड़ों कमाया गया, वो बनाने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, कश्मीरी पंडितों की बात करने वाले कितने लोग वहां पहुंचे और शिविर में रह रहे जो कश्मीरी पंडित हैं, जो आज भी कहते हैं कि शिविर के अंदर की बातों को अगर हम कह दें, हम पे दबाव बनाता है कि हम बाहर वापस न जाएं, क्योंकि इसकी सरकार की पोल खुल जाएगी। आप जानती हैं सरकार को इसके बारे में सफाई देती नहीं है, लेकिन ये घटनाएं आप लोग रिपोर्टर वहां पहुंचते हो, उनकी हकीकत आप जानते हो। ये बड़ी बड़ी बातें 370 हटा दिया, अरे हटाने के लिए प्रॉपर क्या करना था? आप तो सब कुछ कर देते हो, लेकिन करने का खामियाजा जनता भुगतती है। इसका प्रश्न कोई न पूछता है, नए जवाब देते हैं। तो कश्मीरी पंडितों की हम फिर वहीं पहुंच रहे हैं जो हम दूर कराए थे, जिससे हमें दूर होना था। हम आधुनिक हो रहे हैं, हमारे पास चीजें आ रही हैं, विकास के साधन मौजूद हो रहे हैं, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन नहीं, ये बार बार लोगों को धर्म के नाम पे बांट के, हिंदुत्व के नाम पे बांट के, मुसलमानों के नाम पे बांट के, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको किसी के जांच चाहने से या जांच की परवाह इनको होती ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बैठ के राजनीति हो रही है। उन्हें कैसे देखिए, 2 चीजें हैं इसमें सुधा मिश्रा जी। पहली बात तो ये कि कश्मीरी पंडितों का मसला चल रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार किसी फिल्म का जिक्र किया जाए, क्योंकि वो फिल्म बना दी गई, क्या दिखाया नहीं दिखाया, अब जो स्थितियां हैं उससे उस फिल्म का खैर कोई लेना देना है नहीं। और दूसरी बात ये, आपने कहा कि धारा 370 आनन फानन में हटाई गई, कैसे मैं मानूं आनन फानन में हटाई गई? कब से तो चली आ रही थी ये बातें कि हमें धारा 370 हटानी है, हटानी है, हटानी है, हटानी है। अब जब हट गई तो उसे आनन फानन में कह दिया, या हटानी नहीं चाहिए थी कभी? नहीं, किसी का नहीं, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था होती है। सोचिए, वहां पे जो व्यक्ति पोस्टेड है, अधिकारी है, जिसने संविधान के रक्षा की कस्में खाई है, जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उस व्यक्ति को पद को छोड़ना पड़ रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे इन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अगर अपने पद को छोड़ना पड़े तो मुझे परहेज नहीं। आप नाम सुने होंगे, वो समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं, और वो व्यक्ति है वो कन्नन गोपीनाथन, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत अच्छी जानती होंगी। तो ऐसा नहीं कि सवाल मेरा है, सवाल जनता का है, उन लोगों का है जो वहां रह रहे हैं। हम यहाँ बैठ के उनकी बातों पे चर्चा सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन जो तकलीफ उनको हो रही है, क्या उसका एहसास हम में से किसी को हो पाता है? बड़ी बड़ी बातें कर देना, दृढ़ संकल्प के नाम पे बड़ी बड़े वादों सरोकारों के नाम ले लेना, वो हकीकत नहीं होता है। हकीकत में क्या आपके पास दिख रहा है, इसकी बात होनी चाहिए। मैंने कहा आनन फानन का मतलब ये होता है कि आपने व्यवस्था नहीं की जो करनी चाहिए थी, लेकिन आपको वाहवाही लूटनी थी, तो आप लोगों के लिए चुनाव के लिए रोटियां सेक रहे हो, बना रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने कर दिया, लेकिन लोगों को क्या उसका फायदा मिला, क्या
चाहिए। कितने नेताओं ने जमीन खरीदी? आप प्रश्न करिए कि 370 के हटने के बाद जो हुआ, जमीन खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कितने लोगों ने जाके वहां पे ऐसा किया? क्या प्रश्न का उत्तर है? नहीं है, क्योंकि राजनीति है वो सच में वहां पे धरातल पे हुआ क्या काम नहीं है। इस बात का प्रश्न है मुझे कि जनता की तकलीफें हैं, हम हमेशा बार बार पीछे थोड़े जाएंगे। रिले रेस में है, एक कहानी तक हमें ले आएगा, हम उसके आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया जाता है। हम 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे। अरे पीएचडी वाले बच्चों को आप कहोगे नहीं, फिर नर्सरी कर लो, तो ये तरीका नहीं होता है ना। आपको लोगों को आगे बढ़ाना है, बार बार पीछे नहीं, धक्के में आप गड्ढे में खींच लोगे। चलिए, जो बुराइयां थी, जो तकलीफें थी, उनको वापस हमें फिर नहीं लेके आना है। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है, हर चीज को दिखाना है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जनता के भले का क्या है? आज मैं बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम था पेट का, आपने देखा कि इतने लाख लोग कह रहे हैं कि बच्चे फॉर्म दे रहे हैं। सोचिए बेरोजगारी की जो स्थिति है, वो जनता कहाँ जाएगी? किसी को कोई परवाह नहीं है। वो बच्चे 30 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 30 लाख बच्चे पेट का एग्जाम दे रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी जो अव्यवस्था है बच्चों के जीवन में उनको लेके, कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें नौकरी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक से परीक्षा है जिसको पास करके वो किसी परीक्षा को भरने के लायक बनने वाले हैं। तो इन पे ये लोग बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे सिर्फ बंटवारे की, नफरत की, धर्म की। कश्मीरी पंडित अगर मर रहे हैं तो ये सवाल हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर देशवासी का होना चाहिए कि अगर हमने व्यवस्थाएं लागू की तो वो क्यों नहीं हो पा रही हैं। पीयूष पंत जी, व्यवस्थाएं लागू की तो वो उस मकसद पर कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है जिस मकसद से व्यवस्थाएं लागू की गई थी? कहाँ समस्या आ रही है? देखिए पल्लवी जी, समस्या आ रही है कि मकसद क्या है आपका? क्या बस व्यवस्थाएं जो है कि उनको दुरुस्त करने का है, या फिर अपनी राजनीति का करने का है, या अपनी जो है कि एक जो है हिंदू सरकार जो है वो उसको वहां पे थोपने का है? तो ये चक्कर, ये असफलता इसी से हो रही लगातार। अब आप देखिए कि पूरे के पूरे कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति करती रही पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, और आज कश्मीरी पंडित ही सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। उनका रिहेबिलिटेशन तो छोड़ दीजिए आप, वो उसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि दो तरफ से मार खा रहे हैं वहां से। एक तरफ सरकार जो लगातार उनको 2014 में अपने मैनिफेस्टो में ला के उनकी रिहेबिलिटेशन बात करके वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भूल गई 4 साल की क्या करना है क्या नहीं करना है, और बाद में उनपे लगातार जो है कि बात करती रही और वोट लेती रही। और उसके अलावा उसके बाद जो है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कश्मीरी पंडितों को। आज जो वहां पे 370 तो हटा ली गई है, उसकी जो संतोष वहां लोगों का हुआ, जो स्थानीय लोग हैं, आप किसी भी राज्य की जो बहुसंख्यक समाज है, जिससे आज बात की जाती है कि हिंदुओं को खतरा है, आज हिंदू बहुसंख्यक हैं, ठीक है बहुसंख्यक है, उनकी बात सुनी जाती है, तो निश्चित रूप से तो वहां पे अगर मुसलमान बहुसंख्यक है तो उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वहां पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उसके चरित्र को बदलना है, जम्मू एंड कश्मीर के चरित्र को बदलना है, वहां पे हिंदू बहुल राज्य बनाना है, इसलिए जो है कि वो जो है तमाम कोशिशें हो रही है। उसका परिणाम ये है, देखिए आज जो है वहां इतना ज्यादा असंतोष है कश्मीरी पंडितों में। आज जब से जो है 2019 अगस्त 2019 में 370 धारा हटी है, और तब से जो है कि आज वहां के खुद कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि उसके बाद से ज्यादा किलिंग शुरू हो गई है, उसके बाद से हालात ज्यादा गंभीर हुए हैं। ये खुद वहां के कश्मीरी पंडित कह रहे हैं जो लगातार वहां पे धरने पे बैठे हुए थे। तो ये हालात, और देखिए लगातार खुद मंत्री ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है कि पिछले साल ये है कि उन्होंने ये पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि जो है कम से कम जो है 2019 जब से 370 हटी है, 14 जो है कश्मीरी पंडित और हिंदू जो है वहां कश्मीर में मारे जा चुके हैं मिलिटेंट्स के द्वारा। उसके बाद फिर 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक केमिस्ट है, एक जो है यंग एम्प्लॉय था, और एक जो है कि आपके क्या नाम दूसरे व्यक्ति थे जो है वो डोगरा समुदाय से जो आते थे, वो उनकी हत्या कर दी गई। तो लगातार देखिए कहां क्या स्थितियां बदली हैं, कुछ नहीं। ये यहां तक कि कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हम पे तो राजनीति की गई, हमसे वादे किए गए, और अगस्त 2019 के बाद जो है अमित शाह जो है लगातार 2 बार जम्मू कश्मीर आए, लेकिन वो हमसे कभी नहीं मिले वहां पे। आप जरा बात करके देखिए ना वहां कश्मीरी पंडितों से, जो है वो उनके नेता नहीं, जो बीजेपी के सदस्य हैं, जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, आम जो वहां का कश्मीरी पंडित है, उसके हालात देखिए। वो एक तरफ जो है कभी बेचारा परेशान है, उसको उम्मीद थी कि शायद उसका कुछ होगा, भला होगा,
लेकिन उल्टा उसका नुकसान हो रहा है कि आज वो जो है आतंकवादियों के गोलियों का शिकार वही कश्मीरी चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, और ये वही रिएक्शन है। अभी आपने कहा था कश्मीरी फाइल्स की फिल्म की बात क्यों की जाए, उसके लिए निश्चित रूप से देखिए कश्मीरी फिल्म की फाइल्स की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक सरकार, प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कोई भी सांस्कृतिक कर्म है, कोई भी सिनेमा है, थिएटर है, एक इंडिपेंडेंट विधा है, उसमें एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जो चीजें वो अपने एंगल से दिखाता है, लेकिन वहां पूरा का पूरा स्टेट और राज्य और देश और प्रधानमंत्री उसके पक्ष में हो जाए, उसकी पब्लिसिटी करें, उसके टैक्स फ्री करें। इसका मतलब क्या है कि आप जो है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उसका खामियाजा वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए एक गुस्सा पैदा होता है अवाम के अंदर जो है कि आप जिस तरह से पहले आप जो है कि मुफ्ती की सरकार में रहे, आपने वहां पे लगा कि आपको नुकसान हो रहा है तो बीच में आप सरकार से हट गए, और अब 370 हटा के आप जो वहां पे अब देखिए नई बात क्या हो रही, क्यों ये हत्याएं बढ़ रही हैं। लगातार देखिए जिस तरह से कश्मीरी लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, अब जो है कि बाहरी लोगों को वहां पे जो है मतदान देने के जो अधिकार दिए जा रहे हैं, वापस ले लिया, ये सबसे बड़ा जो है खतरा वहां पे। वो अधिकार वापस ले लिया। आपने एक बात बोली पीयूष जी बात सुनिए, आपने कहा कि कश्मीरी लोगों की अनदेखी की जा रही है, कैसे की जा रही है अनदेखी? और वो जिस फैसले के बारे में आप बात कर रहे हैं वो फैसला वापस ले लिया गया है। नीतियां बनाई जा रही हैं वहां के कश्मीरी लोगों के जो है कि इंटरेस्ट को उसको बाईपास करके बनाई जा रही है। कोई डायलॉग नहीं हो रहा है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको आप जो है कि पूरे का पूरा अरेस्ट कर देते हो, उनको उससे कोई डायलॉग अभी तो कोई अरेस्ट नहीं है सर। की समस्या को आए दिन तो गुपकार गठबंधन अपनी बैठ के करता है, किसको हाउस अरेस्ट कर रखा है? अभी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अरेस्ट किया हुआ है। अगर अब इन विपक्षी दलों के बारे में बात करें जो ये सजेशन देते हैं कि आप जाइए पाकिस्तान से बात कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे विपक्षी दलों की किसी सुझाव की जरूरत होनी चाहिए। जहां से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं और ये विपक्षी दल के नेता मुंह उठा के कह देते हैं कि आप जाकर उसी देश से बात कर लीजिए। लोगों का कहना है कि जो है कि वहां पे जम्मू रीजन के लोगों को ज्यादा सीटें देके और जो है कश्मीर का चरित्र जो है वो उसको आप बदलने की कोशिश कर रही है। तमाम वहां के लोगों का सेंटीमेंट है, इसको समझना होगा आपको। आप चीजें थोपेंगे तो यही स्थिति बनेगी, उसका शिकार इनोसेंट लोग होंगे। और आज जो है कश्मीरी पंडित भाजपा की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। प्रमुख साहब, आपकी राजनीति का शिकार हो रहे हैं यहाँ पर लोग, और मैं वही पूछ रही थी आपसे कि आपका ये दृढ़ संकल्प पूरा होते होते कितने लोग ऐसे हैं जो बलि चढ़ जाएंगे? देखिए चीज और पल्लवी जी मैं क्लियर करता हूँ जी, मैं ऐसी डिबेट में ज्यादा बहस और जोर लगाना पसंद नहीं करता। हालांकि मेरी चर्चा है कि मैं जोर की डिबेट भी खूब करता हूँ, लेकिन जब तक पर बोलना हो और पीयूष जैसे हमारे वही साथी बैठे हों तो ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी साइड हमारी बहन बैठी है। सबसे पहली बात जो है कश्मीर की हालत हम सबको पता, आपको पता कि जिस दिन से देश आजाद हुआ था उस दिन से कश्मीर के साथ गद्दारी हुई, धोखा हुआ। कश्मीर के साथ जो आज लोग चर्चा कर रहे हैं, इन लोगों ने कश्मीर को उसी दिन गिरवी रख दिया था और ऐसे लोगों के पास रखा था कि आज से आजाद करने के बाद भी हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जितना कश्मीर के खून और खच्चर, जितने लोगों की हत्याएं और खासकर बड़ी संख्या में देश में सैनिक हुए हैं, उससे बड़ी दुख की बात होती नहीं। आज हमें कांग्रेस सीख दे रही है। आज कांग्रेस के बोल हुए बीज जिनको काटने में देश के 30 करोड़ लोगों को जोर लगाना पड़ रहा है, वो कहां मामले लायक है? 10 सैनिकों के सभी कश्मीर में से कटकर चले गए और शांति बनाए रखी हो जैसे बयान आते हैं सरकारों की तरफ। अगर इस पर राजनीति करनी हो, अगर इस पर बहस ही करनी हो तो बहुत मुद्दा है, विपक्ष तो बोल ही नहीं सकता। और आज कश्मीर के हालत बेशक आप मत मानिए, जितना सर्वे करा लीजिए, आज इतना जबरदस्त तरीके से 35A और 370 हटने के बाद बदला है कि मैं जीरो भी कह सकता हूँ, बेशक मैं कह सकता हूँ सारे जाना जो हरकत है, ये हरकत जो है इससे बड़ी जिस तरीके से एक सिंगल आदमी को कहीं भी मार के, दिल्ली में कितने मर्डर हो रहे हैं और प्रदेशों में कितने मर्डर हो रहे हैं। आज एक मर्डर पर डिबेट हुई है, आज एक हत्या पर डिबेट हुई है। ये कश्मीर में पहली बार हो रहा है। हमें पास 500 लोग, 500 लोगों की हत्या एक जंग में हुई है। से लेकर एक 45 चल गए, बाकी बसूड़ी है। आज सरकार के मेहरबानी है कि वहाँ
आतंकवाद खत्म कर दिया गया है। जिस तरह मेहरबानी गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सर, जिम्मेदारी है सरकार की। मरा हुआ जो है, निकला हुआ जहर तब फड़ा रहा है। इस जहर को निकालने का काम हमारी सरकार के साथ हमारी मिलिट्री मिलकर कर रही है। इस पर हौसला अफजाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो इसको कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका नाम लेना चाहिए, उन्हें सपोर्ट नहीं देना चाहिए। 370 और 35 से गलत नहीं होती। अगर है कांग्रेस में दम है तो बोलिए आकर और कहिए कि सरकार इसे वापस ले। हम कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं है, गलत हुआ है, अन्यथा आग लगानी बंद करें और इससे काम चलने वाला नहीं है। ईमानदारी से डिबेट हो। कश्मीर के हालत सुधरे हैं, मुझे दुख है एक एक बात का, एक एक व्यक्ति की बात का इतना बड़ा दुख है कि उसकी कहीं से भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मुझे फिर ये बात बोलिएगा, फिर आपकी बात की सच्चाई आप तक आएंगे। मंच पे इस तरह से झूठ बोलना बंद करिए। कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडितों से मिलिए। 10 की बात कर रहा हूँ। 6 आए, 1 के बदले 10 आए, 4 के बदले 40 आए। आज एक हमारे नौजवान की हत्या हुई है, निश्चित हमारी फोर्सेज कल तक 4 आतंकवादियों की हत्या करेगी। वहां मैं डिबेट कर रहा हूं, एक तक 4 आतंकवादी आपको 24 घंटे के अंदर लटके मिलेंगे। ये वहां की मिलिट्री का काम है। ये ईट का जवाब पत्थर से है। वहां के लोगों ने जिस तरह से जो भी मिलकर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो अपने आप को देश का हिस्सा बताते हैं। कौन होते हैं वो लोग देश का हिस्सा? अरे हुर्रियत जैसे लोग जो है पाकिस्तान से पैसा लेकर सरकार बनाने वाले प्रश्न नहीं कर सकते, कुछ भी बोलने सोच लिया करिए। सरकार बनाना आपकी राज्य के लोगों की नहीं है। इस पर बात करनी चाहिए ना, बहस का विषय करिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ऐसी बहस का समय नहीं है, आज टेक्निकल बहस होनी थी। आज मौतों पर और ये किससे बंद होने की बात ऐसा है ना देवेंद्र जी, अभी देखिए बात सुनिए। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, अब सवाल सिर्फ विपक्षी दल या मीडिया नहीं उठा रही है ना, बात अब लोगों के बीच में पहुंचने लगी है। आप अभी भी तस्वीरें देख लीजिए, आज किस तरीके से प्रदर्शन हुआ जम्मू कश्मीर में कि आप कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दें, या फिर कब से ये प्रदर्शन हो रहा है। ये तमाम चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। सवाल उठा कौन रहा है? आम जनता ही उठा रही है, जिनको डर लग रहा है। अब आप ये कह देंगे कि उनका ये प्रदर्शन भी राजनीति से प्रेरित है, तो फिर कैसे काम चलेगा सर? आपके कार्यकाल से लेकर तमाम बातें देवेंद्र प्रमुख जी ने रख दी और उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है कि आप देखिएगा कि अगले 24 घंटे में 4 आतंकवादी मारे जाएंगे। सुधा जी। जी पल्लवी जी, मैं समझ आ रही हूँ। सुधा मिश्रा जी, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अभी अभी देवेंद्र प्रमुख जी ने आपका कार्यकाल भी गिना दिया। उसके अलावा उन्होंने ये साफ तौर पर दावा किया है कि आप देखिएगा कि अगले 24 घंटे में 4 आतंकवादी कम से कम मारे जाएंगे। तो इस तरह के हालात अब है जम्मू कश्मीर में। पल्लवी जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि राजनीति में अगर हम बार बार पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी चर्चा करके राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, या इससे बेहतर है कि जो इस समय वर्तमान की स्थितियां हैं उनसे हम कैसे निपटे। जैसे देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि इनको 4 आतंकवादी कल लटके हुए मिलेंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अगर पता है कि 4 आतंकवादी कहाँ है तो अभी तक बचे क्यों हैं? अगर वो 4 आतंकवादी हैं, आप कह रहे हैं वो लटकाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जो भी होगा, अगर वो है कहीं बातों को बोलने से पहले, राजनीति करने से पहले मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि राजनीति करना अलग मुद्दा है और जनता के साथ जुड़ के आपको जो काम करने के लिए जनता ने चुना है वो काम न करना, अपने नकारने के लिए 2-3 नाम पकड़ लेना, कांग्रेस, फलाने ढकाने, इन्होंने उन्होंने। अरे आपको सरकार मिली है, सत्ता में आप हैं, आप जवाबदेह बनते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हर घर का एक व्यक्ति भी विशेष होता है। आप कह रहे हो 1 गया तो हम 4 करेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए कि 1 गया क्यों? अगर आपने जवाबदेही तय की थी कि अब कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो शिविरों में कौन है? आखिर वो शिविरों में रहने वाले लोग कौन है? वो बाहर खड़े जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग कौन है? क्या वो देश के बाहर से आए हुए लोग हैं? वो अपने ही देश के वो लोग हैं जो अपने हक, अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके आवाज को आप कुचलने को इस तरह लागू कर दिया आप लोगों ने कि मुख्य जो मीडिया है, अगर कुछ ऐसे जैसे पल्लवी जैसे लोग पत्रकार ना होते तो शायद इन मुद्दों पे कोई चर्चा भी नहीं करता है। आपने जो मुख्य मीडिया है उसकी धारा को खत्म कर दिया है। शेर आया, बाघ आया, ये आया, वो आया, लेकिन जनता के मुद्दों को आपको दिखाना ही नहीं है, आपको वहां भेजना ही नहीं है। आप असल में लोगों की तकलीफों से, लोगों की चीजों से आपको मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो किया उसका फल आपको मिला है। बैठे हुए हैं सत्ता में, आप राज कर रहे हैं, आपको काम करने के लिए वजह मिला है, आपको वो सड़क में सब दौड़ रहे हैं। और आप छोड़िए, आपने कहा कि बातें करते हैं हम लोग, अभी आपके जिस फिल्म की हमने बात की थी, जिसकी बात नहीं करनी चाहिए थी, उनके जो अनुपम खेर जी थे, बहुत बड़े समर्थक आपके भाजपा के, उन्होंने कहा, ऐसी सड़क का नाम लिया जो सड़क मायावती जी ने बनाया था, ट्वीट करके बोल रहे हैं कि मैं सड़क पे चल रहा था, मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल भूल गए, बुंदेलखंड भूल गए, बात आ गए उस पे। तो झूठ और झूठ और झूठ और जनता को बरगलाना और कुछ और बोलना, करना कुछ और, ये कश्मीरी पंडितों के साथ बंद करिए। जो हकीकत चीजें हैं, हम उनके जो अव्यक्त की स्वतंत्रता है, जो उनके मौलिक अधिकार है, वो भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उसको कैसे लाएंगे, किसकी सहायता लेनी चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, किसको कहाँ पे करना चाहिए, इससे बात करिए। किसने क्या कहा, क्या किया, नहीं। अगर आप अपनी राज्य सत्ता की बात करते हैं तो आपने ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई है जो कश्मीर में ऐसे कार्य करते रहे हैं जिससे आपने प्रश्न खड़ा किया है। तो आप तो सत्ता की बात बिल्कुल मत करिए। बात यहाँ पे है कश्मीरी पंडितों के साथ अच्छा कैसे हो सकता है। अगर उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, मौलिक अधिकार उनके हनन हो रहे हैं, तो हम कैसे उनको वो चीजें दे सकते हैं, कैसे वो वहां रह सकते हैं, उसके लिए हमारी जवाबदेही क्या है, इस पे चर्चा करिए, इस पे बात करिए। ये मत कहिए कि मैं चर्चा नहीं करता हूँ। आप चर्चा क्यों नहीं करेंगे? जनता ने आपको बैठाया है चर्चा करने के लिए। आपकी जवाबदेही बनती है, आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। आपका कोई एहसान नहीं है, आपको बैठाया इसीलिए गया है कि आप जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे और खत्म करेंगे। पीयूष पंत जी, अब सवाल यह है सर, देखिए समस्या पर तो आप कितनी भी लंबी बहस कर लीजिए, तू मैं तो इसी तरीके से चलती रहेगी। क्या समाधान है आपके पास, क्या सुझाव है कि ये स्थितियां कैसे सुधर पाएंगी? और ये भी बात सही है कि एकदम बायस्ड होकर भी हम नहीं कह सकते कि नहीं पुराने तरीके के हालात है जम्मू कश्मीर में, कुछ बदलाव तो पॉजिटिव भी आया होगा। पीयूष जी, नहीं देखिए, बदलाव तो निश्चित रूप से आया होगा, स्थितियां बेहतर हुई हैं, क्योंकि जहां आपने इतना सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ता है। लेकिन जो बेसिक जो हालात है वो नहीं बदले हैं। अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आ रहे हैं। आप देखिए लगातार जो है हमारे जो सैन्य जो बल है वो लगातार उनसे मुठभेड़ करते रहते हैं। कोई भी दिन देखिए, एक दिन दो दिन छोड़ के फिर खबर आती है वो है, और बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े सैन्य हमले हो रहे हैं। वहीं पे जो है आप देखिए कश्मीर पंडितों पे लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जबकि केंद्रीय सरकार ने ये कहा था कि हमने बहुत ही मजबूत जो है सुरक्षा जो है के इंतजाम कर रखे हैं, इंटेलिजेंस का बहुत इंतजाम कर रखे हैं, तो आपको आखिर आपको खबर क्यों नहीं लगती है? तो ये फेलियर है, निश्चित रूप से है। क्योंकि देखिए आप करना क्या चाह रहे हैं कि आपका सिर्फ एक ही एजेंडा है। देखिए होता क्या, सरकार का काम क्या होता है, चलिए आपने 370 ले आया, हटा दिया आपने, उसके बाद वहां के लोगों की क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से वहां से लोगों से बातचीत करके, वहां की जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे बातचीत करके आप चीजों को लाते हैं। लेकिन यहाँ एक तरफा चीजें चल रही हैं। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है, एक जो है कि एक हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने की, उसके हिसाब से जो है जो चरित्र वहां का बदलने के लिए जो उस हिसाब से वो चाहे सीटों का जो है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर रही है, जिसमें इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, ये लोगों में संतोष है। दूसरा जो इलेक्शन का अधिकार, वो वोटिंग का अधिकार दे रही है, वो गंभीर उस पर लोगों ने वहां पे सवाल उठाए हैं। तो जब तक आप लोगों से वहां के बात नहीं करेंगे, सरकार आप क्यों बनाते हैं, या आपने अगर इसको केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया है तो वहां से अगर आप चला रहे हैं केंद्र से, तो लोगों की बातों को सुनिए, समझिए, कश्मीर की चरित्र को समझिए, कश्मीर की समस्या को समझिए। क्योंकि पाकिस्तान लगातार घात लगाए बैठा रहता है, आतंकवादियों को भेजता है। तो आपको जो स्थानीय लोग हैं, आवाम है वहां, कम से कम उनके असंतोष को नहीं मोल लेना चाहिए, उनके संतोष ऐसी स्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए जहां उनमें स्थानीय लोगों में जो है संतोष पैदा हो। तो वही हाल जो कश्मीरी पंडितों का है, वो जो है बेचारे, उन्होंने अपना जो भत्ता बढ़ाने की बात कही, उनका कहना है सरकार से कहा जो उनको जो है कि 12,000 मिलता है, 25,000 की 14,000 मिलता है, या 25,000 की मांग करी, वो सुनवाई नहीं हुई उनकी। तो सरकार तो कुछ भी नहीं सुन रही है ना। सरकार से अपने हिसाब से काम करना चाहती है कि वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा हिंदू वहां पे बस जाएं, जो वहां का मुस्लिम चरित्र है उस प्रदेश का, वो बदल जाए। तो ये अगर आपके नजर में सारे दिमाग में यही बातें होंगी और आप एक तरफा चीजें थोपने लगेंगे, आप देखिए डेमोक्रेसी में आपको जो है सबसे कंसल्ट करना होता है।
और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसी तरह के परिणाम होंगे, संतोष होगा और इस तरह घटनाएं, इसका फायदा जो है कि सीमा पार से जो है कि आतंकवादी उठाते रहेंगे और वही आपके सुरक्षा बलों वो मुस्तैदी से वहां लगे हैं, लेकिन वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेलियर भी चल रहा है लगातार। हमने देखिए पुलवामा में देखा था, वो भी वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर था आपका, अभी तक पता नहीं चला कौन था, किसका आरडीएक्स था, क्या था, वो सरकार ने चीजें दबा दी। तो आप चीजों को अगर सामने नहीं लाएंगे ईमानदारी के साथ, तब तक जो है इस तरह की स्थितियां बनेंगी और जो है बीच में जो है अवाम वो पिसता रहेगा, अवाम शिकार होगा। आप तो राज करते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे, इस तरह के मुद्दे लाते रहेंगे, नुकसान होता है अवाम का होता है और देश का होता है। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, और मेरा सवाल भी था आपसे कि अब इस तरह के सवाल या विरोध कोई राजनीतिक दल या मीडिया की तरफ से नहीं हो रहा है, वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से ही हो रहा है, वही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं अब। देखिए, मुझे एक चीज और क्लियर करता हूँ जी कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है और अगर आपकी किसी से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद की मैं ये वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, सुरक्षा मांग रहे हैं, उसे मैं गलत नहीं कह सकता। हो सकता है कि उनकी एक उम्मीद जगी है। कश्मीर के जो हालात थे उसको हम बहुत अच्छे से सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। कश्मीर के हालात के अनुसार जो बदलाव आए हैं उससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, वहां विश्वास बढ़ने के बाद आज सैनिकों के साथ भी सहानुभूति है। मैं कोई वहां किसी समाज को टारगेट नहीं करता, धर्म से कुछ इंगित लोग हैं, अगर वहां मुस्लिम समाज के लोग बहुगत संख्या में है भी तो अमित शाह जी का भी जिक्र आया, हमारी बहन ने नाम दिया, पीयूष सर ने दिया कि वो गए थे वहां और उन्होंने मुलाकात की भी मैं बात बताता हूँ कि एसपी से लेकर एसटी तक की जो वहां जातियां ग्रुप वाइज उन सबसे मुलाकात की है। बकरवाल समाज जो है बॉर्डर पर बचा हुआ है, मुस्लिम गुजर भी उसे बोलते हैं, उनको उनकी एक मांग थी, उनका विरोध प्रदर्शन था, वहां डेपुटेशन के रूप में उनको बुलाकर उनसे चर्चा, वहां समय दिया गया पूरा हर तरह से। वहां की नबज को देखने के लिए देश के माननीय गृह मंत्री जितना समय दे सकते हैं उससे ज्यादा देने का प्रयास किया है, इस कहकर जाने का प्रयास किया, लोगों के ट्रस्ट को जीतने का प्रयास किया है। कोई बीमारी भयंकर हो उसके इलाज में समय लगता है। कश्मीर में मिक्स दावे के साथ कहता हूँ कि आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी और पाकिस्तान की भी साथ साथ हमारी सेना ने और सरकार ने कमर तोड़ दी और वो भी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। और चाइना जैसे देश को उसकी औकात बताई है, तो बदला क्यों नहीं है? बदला बहुत कुछ है। हमने 85% खत्म कर दिया, वहां मुश्किल से 5 से 10% समस्या बची हुई है, जिसे पल्लवी जी मैं कहता हूं, मैं सच के साथ बोल रहा हूं कि बहुत जल्द जड़ से खत्म कर देगी ये फौज, मिलिट्री और सरकार मिलकर। सुधा जी, बार बार दावे एक बार फिर से कर रहे हैं, दावे भी हैं और वादे भी हैं कि जो अभी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उम्मीद हम भी यही करते हैं, चाहते भी यही हैं कि हमारे देश का हर व्यक्ति जो उसकी मौलिक अधिकार है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो जरूर पूरी हो। सुनते तो हम बहुत सालों से आ रहे हैं और जिन मुद्दों का विरोध करके, जिन बातों को करके कहा गया था कि हम ये बेहतर करने वाले हैं, अभी तक तो उसमें शून्य भी। आपने कहा ना कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं, आप ये जानते हो कि अच्छा करने के लिए तो हम आते हैं। सरकार का जो कार्य है, आपका जो कार्य है एंकरिंग करना, आप अपने काम को करोगे या तो बहुत अच्छा होगा या तो अच्छा होगा, क्योंकि अपने काम को अच्छा ही करने के लिए आए हो। तो प्रश्न इसका नहीं होता है, जब हम किसी काम को करने जाते हैं उसमें जो हमने करना होता है वो कुछ और कर रहे होते हैं, तब प्रश्न खड़ा होता है। यहाँ पे बात इसकी नहीं कौन कितना काम कर रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विकास क्यों नहीं होगा? जब हमारा जीवन रोज आगे बढ़ रहा है, हम रोज आगे, तो विकास भी होगा। प्रश्न इसका नहीं होता है। हम उन बातों के बीच में जो मूलभूत चीजें हैं उसको छोड़ दे रहे हैं और आडंबर, झूठ और जो चाल से चेहरे की बात करते थे वही दिखावटी हो, प्रश्न इस पे होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि देवेंद्र भाई जो कह रहे हैं वो हकीकत में हो, जमीनी स्तर पे हो और शिविरों में पड़े हुए कश्मीरी पंडितों की जो मांगे हैं उनसे आदरणीय माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मिले, उनके उन प्रॉब्लम्स को सुने और उसको दूर करने की जो प्रयास है, जो जरूरतें हैं वो जरूर करें, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मंचों पे कहना और हकीकत में करना, ये मैं जहाँ रह रही हूँ वहां भी देख रही हूँ और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और देवेंद्र भाई के माध्यम से
सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि राजनीति करते रहिए, हमेशा 5 साल चुनावी मूड में रहिए, लेकिन जनता की मूलभूत आवश्यकताओं और जरूरतों को इस तरह नजरअंदाज मत करिए। आप चुनावी रैली में रहते हैं, जनता नहीं रहती है। वो जो 90% जनसंख्या है उसको जीवन जीना है, उसको जीने दीजिए, उनको अधिकार दीजिए जिसके लिए वो इस जीवन को जी रहे हैं। पीयूष पंत जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक, आपने इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही और ये कहा कि सुरक्षा बल चीजें संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि आए दिन वहां पर मुठभेड़ की खबरें मिलती हैं, यानी कि जानकारी तो मिल रही है सुरक्षा बलों को पुख्ता कि इस समय कहाँ आतंकी छिपे हुए हैं और फिर वहां जाकर इस तरह की मुठभेड़ होती है। दूसरा सवाल मेरा ये था, आपने एक बात ये भी कही कि बातचीत करें विपक्षी दलों से। आपने शायद उस समय सुना नहीं, मैंने यही बोला था कि किस हिसाब से इन विपक्षी दलों से बातचीत की जाए। एक तो किसी को हाउस अरेस्ट किया नहीं गया सर, ठीक है, और कुछ मेंटलिटी ऐसी है कि आप बातचीत करने किस मूड से जाएंगे, वो तो यही सोच के बैठे हैं कि आप पहले 35 से वापस करें, 370 वापस से करें, उसके बाद बात होगी, या फिर आप पाकिस्तान से बातचीत करें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो कैसे ये सारी सिचुएशन हैंडल की जा सकती है? यहाँ हर किसी की अपनी अपनी अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं जो कभी एक हो ही नहीं पा रही हैं। देखिए लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। इसमें चाहे जैसे भी विपक्षी हो, आप उनसे बात करनी लोकतंत्र है, राजतंत्र, आपकी मैं हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन सर सुनिए, जब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हो ना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ भूल के सबको एक मत पर आ जाना चाहिए। नहीं देखिए पल्लवी जी, कोई विपक्षी दल कोई देश के खिलाफ तो नहीं है, देश के दुश्मन तो नहीं है, वो तो देश की सुरक्षा पे कोई वो सेंध तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये कहना कि हम ही जो है सुरक्षा कर रहे हैं और विपक्षी दल सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, मुझे ये गलत पूरी तरीके से लगता है। आप देखिए, आपने कहा कि कहां हाउस अरेस्ट किया, सबको पता है 370 जब धारा लगाने के समय अभी मैंने फिलहाल के लिए पूछा कि अभी तो सब फ्री हैं सर, अभी तो सब फ्री हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अब्दुल्ला हो, सबको हाउस अरेस्ट। अरे सर प्रेजेंट में तो सब फ्री है, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं पीयूष जी। और ये जो है कानून ला के जो है पार्लियामेंट में जिस तरह से पास हुआ, ये भी आपने देखा। तो तमाम चीजें हैं इस तरह से। तो अब जब आप थोपेंगे चीजों को, देखिए डेमोक्रेसी में तो देर सवेर जो है एक असंतोष पैदा होता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इंटेलिजेंस फेलियर देखिए पुलवामा का पूरा था, आप कितनी भी घटनाएं देख लीजिए, अभी भी जो हो रहा है, ये अगर ये पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं तो इंटेलिजेंस फेलियर आपका है कि वो कैसे आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, आपको पता नहीं चलता है। वहां पे जब वो पहुंच जाते हैं, वो जो हमला करने लगते हैं, तब आप उनको जो है कि वहां पे पहुंचते हैं और मुठभेड़ करते हैं उसमें। तो निश्चित रूप से उतनी मुस्तैदी से नहीं आप सुरक्षा हो पा रही है जितनी की होनी चाहिए थी, वो है। चलिए ठीक है, फिर भी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं वो जल्दी से जल्दी सुधर जाएं। एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ये जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, समय की कमी इसलिए पीयूष जी मैं आपको रोक रही हूँ। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।